A very good evening, everyone. I hope everyone is fit and fine, doing well in your studies. इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का एक छोटा सा वर्क रिटन बाय ए विक्टोरियन पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड ऑन द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज विलियम शेक्सपियर। बिल्कुल सही है। विलियम शेक्सपियर पर एक छोटा सा सोनेट उन्होंने लिखा है जिसको मैं आज सिंप्लीफाई करूंगा इस सेशन में। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के बारे में इस सोनेट क्या लिखा है वो मैं आपको डिलीवर कर सकूं, ताकि आप अपने एकेडमिक या फिर करियर पर्पज से जो भी इंग्लिश लिटरेचर को तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये आपको कंट्रीब्यूट कर सके। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लिटरेचर पर शेक्सपियर सोनेट बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। एक ब्रीफ जान लेते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। He is one of the three prominent poet of Victorian age. Number one is Alfred Lord Tennyson, then Matthew Arnold, then Robert Browning. And Matthew Arnold was born in 1822 and he died in 1888. He is among the first modern critic और इंग्लिश लिटरेचर में एज ए विक्टोरियन एज पोएट के साथ साथ उनको एक सोशल एंड कल्चरल क्रिटिक के रूप में भी स्टडी किया जाता है। उन्होंने टच स्टोन मेथड दिया था जिसको इंग्लिश में काफी यूज किया जाता है। टच स्टोन मेथड में उन्होंने शेक्सपियर के दो एक्सट्रैक्ट उसमें इफेक्ट आई होप आपको पहले से मालूम होगा। तो इस सोनेट को जान लेते हैं। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है शेक्सपियर। यस, ओन शेक्सपियर मिल्टन ने लिखा है, लेकिन केवल शेक्सपियर एक सोनेट है बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इट वाज कंपोज्ड इन 1844 और ये जो ईयर है यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड अपने पीक पर थे। तो इस तरह से उनकी मैच्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। इट वाज पब्लिश्ड इन हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम द स्ट्रेड ट्रैवलर। द स्ट्रेड ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स। और ये कलेक्शन जब अपियर हुआ था वो ईयर था 1849। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम था, इसमें ये सोनेट अपियर हुआ था शेक्सपियर। टाइटल है, जो पोम है ये सोनेट है, लेकिन एग्जामिनर आपसे एक और चीज पूछ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इट इज। सोनेट की जनरली दो फॉर्म्स होती है, इंग्लिश सोनेट एंड इटालियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियन सोनेट भी बोला जाता है। उसमें चार चार लाइन के तीन स्टेंजाज होते हैं और लास्ट में दो लाइन का एक स्टेंजा होता है जिसको कपलेट बोलते हैं। इटालियन सोनेट में क्या होता है, 8 लाइन का एक स्टेंजा होता है प्लस 6 लाइन का एक स्टेंजा होता है। तो दोनों में ही 4 लाइन होती है। बट ये जो सोनेट है ये एक रेयर सोनेट है, क्योंकि ये ना तो शेक्सपियन सोनेट है ना इटालियन सोनेट है। ये दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। कैसे वो हम जानेंगे। इसका जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर। प्योरली ना तो ये शेक्सपियन सोनेट है और ना ही ये इटालियन सोनेट है। ये दोनों का एक तरह से मिक्स है या दोनों में से एक भी नहीं है। सोनेट को स्टार्ट करते मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को इस सोनेट तरह से प्रेजेंट किया है वो मैं आपको सिंपल कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन, others abide our caution, thou art free. The most important point he made Shakespeare as mysterious. शेक्सपियर एक मिस्टीरियस फिगर है इंग्लिश लिटरेचर। कैसे? अदर्स, जो अदर राइटर्स है, वेदर पोएट और एक्सेट्रा नोवेलिस्ट, तो अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस, जो दूसरे राइटर्स है, दूसरे जो ऑथर्स है, दे आर अबाइड बाय आर क्वेश्चन, कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम अपनी नॉलेज को यूज करते हैं उन्हें जानने के लिए, तो हम जान जाते हैं। बट दाउ आर्ट फ्री, लेकिन तुम सीरियस हो, तुम रहस्य में हो, हम तुम्हें नहीं जान सकते। शेक्सपियर की नॉलेज, शेक्सपियर का कैरेक्टर, शेक्सपियर की इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है कि हम उसको अपने क्वेश्चन से नहीं पूछ सकते, बाकी को हम अपने को जान सकते हैं। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दूसरे हमारे क्वेश्चन से, हमारे नॉलेज से हुए हैं, हम उनको पूरा जान सकते हैं। बट दाउ आर्ट फ्री, लेकिन तुम फ्री हो, तुम मिस्टीरियस हो, हम तुम्हें अपने नॉलेज से, अपने क्वेश्चन से, ठीक जो क्वेश्चन है रीडर जो जानना चाहता है, हम उससे आपको नहीं। The very first line, we ask and ask, thou smilest and artist. See,
हम जो क्रिटिक लोग हैं या रीडर्स लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं और हम अपनी नॉलेज को, हम अपने क्रिटिक क्वेश्चंस को आपसे पूछते रहते हैं। कब से? सदियों से आपसे पूछते रहते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछना मतलब आपको जानने की कोशिश करते हैं हर एंगल से। लेकिन होता क्या है, दाउ यू स्माइलेस, 180 डिग्री में बोला गया है, लेकिन तुम एक रास्ते में स्माइल दे देते हो एंड आर्टिस्ट, और अभी भी शांत हो, अभी भी आपको नहीं समझा जा सकता, बस आप एक स्माइलेस देते हो, जैसे मोनालिसा की स्माइल है। उसकी जो रहस्य में स्माइल है, उसी तरह से आप स्माइल कर देते हो। कब? जब जब हम आपको जानने की कोशिश करते हैं, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से आप जानने की कोशिश करते हैं, यू स्माइल एस एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। आप टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास क्रिटिक की जो भी नॉलेज है, आप उससे बाहर हो, मतलब हमारी क्रिटिक की, रीडर्स की वो नहीं जान पाई है। यू आर आउट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, आप समझ से बाहर हो, हम आपको नहीं जान सकते, आ रहे हैं। के हम बार बार क्वेश्चन पूछते, बट आप एक स्माइल कर देते हो वैसे में ही मोनालिसा की तरह, और हमारी जो टॉपिंग नॉलेज है, आप उससे हर की चीजों अनकम्प्रिहेंसिव। फॉर द लोफ्टीएस्ट हिल, कंपैरिजन किया है, मेटाफर के रूप में कंपैरिजन किया है शेक्सपियर को, एक लोफ्टीएस्ट हिल सुपरलेटिव में बोला है, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी मान लीजिए माउंट एवरेस्ट ही है, माउंट एवरेस्ट है। बिफोर द लोफ्टीएस्ट हिल टू द स्टार्स अनक्राउन हिज मैजेस्टी, महानता जिसकी मैजेस्टी केवल स्टार्स ही अनकवर्स कर सकते हैं, अनक्राउन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है उसके पास। तो आपकी महानता, आपकी ग्रेटनेस, आपकी नॉलेज जो हमारे लिए मिस्ट्री है, आप वो एक लोफ्टीएस्ट हिल के जैसी है, उसको केवल स्टार्स ही ऊपर से देख सकते हैं। मतलब हम कॉमन मैन, हम एक ह्यूमन बींग्स आपको उस चट्टान की तरह नहीं देख सकते, स्टार्स ही ऊपर से आपको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मतलब ये एक डिवाइन चीजें हैं कि जो आपको जान सकती है, हम ह्यूमंस मोर्टल्स है, हम पर देख लेते हैं। फॉर द लोफ्टिएस्ट हिल, जैसे कि सबसे ऊंची पहाड़ी, टू उन पहाड़ी को, ये जैसा बोला है ना कि आप पहाड़ी के जैसे हैं, टू द स्टार्स अनक्राउन हिज मैजेस्टी, केवल स्टार्स ही आपकी मैजेस्टी को जान सकती है। उस जैसे उस पहाड़ी को ऊपर से केवल स्टार देख सकते हैं, हैं, हम उसको एंटायरली नहीं सकते बड़े पहाड़। तो इतना बड़ा कद आपका है, इतनी बड़ी नॉलेज, इतनी बड़ी इमेज है, कैन नॉट अंडरस्टैंड, कैन नॉट नो यू, यू आर ए मिस्ट्री लाइक गेस्ट हिल। फिफ्थ लाइन है यहाँ पर, प्लांटिंग हिज स्टीड फास्ट फुट स्टेप इन द सी। ये जो लोफ्टिएस्ट हिल है, इसका जो फुट स्टेप है, प्लांट जमा हुआ है, रखा हुआ है, हिज स्टीड फास्ट फुट स्टेप, मजबूत उसकी जो कदम है, उसकी जो नींव है, इन द सी, समुद्र में। इस लोफ्टिएस्ट हिल का जो बेस है, वो कहाँ पर है? इन द सी, वो समुद्र में है। अब यहाँ पर एफ आर लिवाइस ने एक ऑब्जेक्शन किया है कि ऊंची पहाड़ी और उसका बेस समुद्र में है, तो इस पर एक थोड़ा सा एडजस्ट एक्सेप्टेबल नहीं लगता। बट अर्नोल्ड ने लिखा है कि इतनी ऊंची पहाड़ी जिसका सिर आसमान में है, दिव्य है, और उसका जो बेस है वो समुद्र, दोनों ही चीज क्या है, हमारी पहुंच से बाहर है। तो प्लांटिंग, हिल की जो प्लांटिंग है, हिज स्टील फास्ट फोर्थ स्टेप इन द सी, मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज ड्वेलिंग प्लेस। शेर का कद, उसकी नॉलेज, उसकी इमेजिनेशन, यहाँ पर उनकी इमेजिनेशन की बात हो रही है, इमेजिनेशन तो उनके वर्क में देखने को मिलते हैं, वर्क में देखने को मिलती है। उनकी ट्रेजेडीज देख लीजिए, क्या सबको एकदम से समझाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो इमेजिनेशन की है, तो बोला गया कि वो सब चीजें उस पहाड़ी की चोटी की जैसी ही ऊंची है। तो मेकिंग द हेवन ऑफ हेवंस हिज ड्वेलिंग प्लेस की आपकी इमेजिनेशन भी ऐसी है जैसी वो पहाड़ी की जो है, कहाँ पर है वो? हेवन के भी हेवंस में वो अब रहती है। आप कहाँ रहते हो? हेवंस में, ठीक है। और कोई चीज हेवंस में है, कोई है, तो हम को नहीं जान सकते। स्पेयर्स बट द क्लाउडी बॉर्डर्स ऑफ स्पेस, द foiled सर्चिंग ऑफ mortality। यहाँ प्रेजेंट कर रहा है कि हम humans है, और उनकी जो सर्च है क्या है?
ऑयल है, फ्रूटलेस है। में इनकी जो सर्चिंग है आपको जानने की, जब जब आपने अलाउ किया है स्पेयर्स मतलब एक्सपोज किया है कि आपको जाना जा सके, तो ह्यूमंस की जो सर्चिंग है वो फ्रूटलेस रही है आपको जानने की। बस कितना जान पाते हैं, बट द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज बेस, ये जो इतनी ऊंची पहाड़ के जैसा आपका कद है, आपकी नोक आपकी इमेज है, बस इसके बेस के आसपास के बादल को ही थोड़ा सा जान पाते हैं। लेकिन आप इतने महान हैं, नीचे में आपका बेस है और आसमान में आपका चोटी है, तो आपको हम ह्यूमंस जो सर्च करते हैं वो फ्रूटलेस है। बस केवल कितना जान पाते हैं, द क्लाउडी बॉर्डर ऑफ हिज फेस। इतनी बड़ी आपकी नॉलेज, हम आपको नहीं जान सकते। 9th लाइन है यहाँ पर। यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल जाता है, 4 4 लाइन के 2 पार्ट्स है, फिर 3 3 लाइन के 2 पार्ट्स है, तो ना तो शेक्सपियरन है ना एलिजाबेथ। एंड दाउ, और आप, हु डिडेस्ट द स्टार एंड सन, आप शेक्सपियर को कह रहे हैं कि आपका कद इतना बड़ा है, आप इतने महान है कि आपको तो केवल स्टार्स और सनबीम ही जान सकते हैं, तब आप डिवाइन हैं। आप डिवाइन है, स्टार्स एंड सनबीम, सूर्य की रोशनी आपको जान सकती है। सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ। अब आप यूनिवर्सिटी बीट्स या आसपास जितने भी कंटेम्प्रेरी सब कॉलेज से स्कूल से एजुकेटेड थे, लेकिन आप केवल 8 साल की एजुकेशन आपने स्कूल लिए, लेकिन आपका माइंड ही आपके लिए स्कूल का काम कर रहा था। सेल्फ स्कूल आप समय में स्कूल है। सेल्फ स्कैंड, लगभग लगभग हजारों वर्क शेक्सपियर पर लिखे गए होंगे ताकि के काम को इवेल्युएट किया जा सके, किया जा सके, लेकिन नहीं, आपको कोई इवेल्युएट ही नहीं कर सकता, तो आप तो स्वयं में ही इवेल्युएट है, सेल्फ स्कैंड है, आपको नहीं कर सकता। सेल्फ ओनर्ड, उस समय रॉबर्ट ग्रीन ने भी आपको अब स्टार्ट करो बोला था, किसी ने आपको तो सम्मान नहीं दिया उस समय। पेन जॉनसन ने भी बोला था कि लिटिल लैटिन एंड लेस लेस लैटिन एंड ग्रीक, बोला था कि छोटी सी आपकी लैटिन थी, छोटी सी आपकी, इस पर बोला था आपको किसी के सम्मान की भी जरूरत नहीं, आप तो अपने आप में समझते हैं एंड सेल्फ सिक्योर, आप अपने काम में इतने अच्छे थे कि आपको किसी की जरूरत भी नहीं थी। तो बोल रहे हैं अर्नोल्ड, सेल्फ स्कूल है, आप सेल्फ स्कैन है, सेल्फ ओनर्ड है एंड सेल्फ सिक्योर, डिडेस्ट ट्रेड ऑन अर्थ अनगेस्ड एट बेटर। और डिडेस्ट एक पास्ट में बोला गया कि आपने जहां जहां भी कदम रखा इस पृथ्वी पर, आप हर जगह क्या रहे, अनगेस्ड एट, मतलब आप समझ से बाहर रहे, तो समझा ना जा सके, जिसका अनुमान न लगाया जा सके, उसका है अनगैस, गैस करना, पर इट वर्ड है अनगैस। पृथ्वी पर जहां जहां आप गए हैं, जहां जहां आपको पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, आपको जानने की कोशिश की, आप हमेशा कैसे मिले, अनगैस एट, आपको समझ जा सका, एंड बेटर, सो अच्छा है, आप मिस्टीरियस ही हैं, आप इतने महान है कि आप मिस्टेरियस ही रहे, आपको लोग समझ ना सके, ये चीज है कि लोग आपको नहीं जान सके। बेटर सो, ये अच्छा भी है कि लोग आपको नहीं समझ। देन 12th and 13 and 14 line, all pains, here he is making a reference to his great tragedies, ग्रेट ट्रेजेडीज में जो मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर, लॉ था, उनकी कमी थी, कारण उनका नाश हुआ, वो मनुष्य की बड़ी कमियां अपने प्रेजेंट की रेफर कर रहे हैं डायरेक्ट वे में। ऑल पेन्स द मोर्टल स्पिरिट, हम human होते हैं, हमारे जो दुख है सारे के सारे, मस्ट एंड्योर, उनको बर्दाश्त किया गया है, तो के सभी दुख को एंड्योर किया गया है। ऑल वीकनेस, चाहे वो हेमलेट का प्रोक्रास्टिनेशन नेचर हो, या फिर मैकबेथ का ओवर एम्बिशियसनेस हो, किंग लियर का जो इन्फ्लुएंस इनग्रेटिट्यूड है, जो परिवार आपस में दे देता है, या फिर ओथेलो को जेलसी हो, वो जितनी भी वीकनेस है विच इम्पेयर्स, जो कमजोर करती है, कि जो वीकनेस है जो उनके फेस में दिखाई गई है हीरो के अंदर, जो उसको कमजोर करती है, ऑल ग्रीफ, और वो सारे दुख विच बो, जो मनुष्य को झुका देते हैं, सब आपने प्रेजेंट किए हैं, और जब प्रेजेंट किए लाइफ में आपने उनको पास्ट भी किया होगा, लेकिन फाइंड देयर सोल स्पीक दैट विक्टोरियस प्रो, आपने भी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इतनी ग्रेट ट्रेजेडीज प्रेजेंट की है, उन वीकनेस को अपने कैरेक्टर में प्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है,
लेकिन वो सब चीजें आपको कमजोर नहीं कर सकी। आपके वर्क विक्टोरियस ब्रो में प्रेजेंट होते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो दुख आपने ना झेले हो। कहीं कहीं आपने भी वो लाइफ में झेले होंगे, लेकिन वो दुख केवल आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपकी में नहीं। तो बोला है वो सारी वीकनेस जो करती है, वो सारे दुख, एंड देयर सोल स्पीच इन दैट विक्टोरियस प्रो अनफेक्टेड दिखते हैं जब आपकी में देखते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग what Matthew Arnold has expressed in this years, his greatness, his and his great tragedies में जो भाव दिखाया गया है हीरोज का, वो उस तरह का दुख आपने जरूर जीवन में देखा होगा, लेकिन दुख ने आपको इफेक्टेड नहीं किया। आप लग रही है, यस लग रही है। That's it about the explanation of this sonnet. If you like, if you enjoyed, don't forget to like and share the. Thank you.